नमस्कार साथियों आज के इस वीडियो में हम 21 अक्टूबर एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट में आए हुए जीके जीएस के 100% रियल एक्यूरेट आंसर के साथ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। जहांगीर की पत्नी का असली नाम क्या था? एक्चुअल में पूछा जा रहा है कि नूरजहां का असली नाम क्या था। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, तो नूरजहां का असली नाम क्या था ये पूछा जा रहा है। नूरजहां का असली नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है, देखिए नूरजहां किसी का नाम नहीं है, बल्कि नूरजहां क्या है, एक उपाधि है, एक टाइटल है। ठीक है, नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा था। जहांगीर ने कई सारी शादियां की। अगर पहली शादी की बात की जाए तो जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मान बाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो किसकी जयंती के रूप में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि बुलंद दरवाजा किससे संबंधित है? बुलंद दरवाजा मुगल सम्राट अकबर की गुजरात पर जीत की याद में बनवाया गया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाजे का संबंध मुगल सम्राट अकबर से है। ये फतेहपुर सिकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और सफेद संगमरमर से इसको सजाया गया है। इसकी ऊंचाई 53.63 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। अगला प्रश्न है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। गिद्दा महिलाओं के द्वारा किया जाता है, भांगड़ा पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 280 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 2 साल के अंदर और उसके बाद हर 5 साल के अंत में या उससे पहले वित्त आयोग का गठन करते हैं। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं तो 4 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से है। ठीक है, क्रिकेट से जुड़ी हुई यह एक घरेलू प्रतियोगिता है और ए श्रेणी की ए लिस्ट क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह क्रिकेट टूर्नामेंट 50 ओवर का होता है। यह सालाना 3 टीमों के बीच खेला जाता है। इस ट्रॉफी की शुरुआत 1973-74 में हुई थी। इस ट्रॉफी का नाम दिनकर बलवंत देवधर के सम्मान में रखा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा। कौन कौन? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। ठीक है, मेगास्थनीज यूनान के एक राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने भारत में 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक रहा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के बारे में जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज के मुताबिक भारतीय समाज में गुलामी नहीं थी। अगला प्रश्न है कि द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? जिसका राइट आंसर है वो है संजय खान। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों में स्टार का परीक्षण कैसे करते हैं? तो खाद्य पदार्थों में स्टार की जांच के लिए आयोडीन परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आयोडीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत में फसल की कितनी ऋतुएं होती हैं? तो भारत में फसल की 3 ऋतुएं होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 51 या मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है। इसे 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, यह 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था। अनुच्छेद 51 के तहत नागरिकों को एक कर्तव्य निभाने होते हैं। क्या क्या? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, पर्यावरण की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये जो लास्ट वाला बता रहा हूँ आपको ना,
ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस तरह से वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो चलिए बात हो गई अनुच्छेद 51 के बारे में। अब बात करते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसका राइट आंसर है दादरा और नगर हवेली। अगला प्रश्न है कि राजा और राधा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है? कुचिपुड़ी से है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि नाट्य तरंगिणी संस्था की स्थापना किसने की? राजा और राधा रेड्डी ने नई दिल्ली में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए नाट्य तरंगिणी संस्थान की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि नेशनल कैरियर सर्विस किसने शुरू किया? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय करियर सेवा मतलब NCS की शुरुआत की थी। यह एक पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना है। इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के रोजगार महानिदेशालय द्वारा लागू किया जा रहा है। NCS है नागरिकों को रोजगार और करियर से जुड़ी सेवाएं देने के लिए एक वन स्टॉप समाधान है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है? जाहिर सी बात है, जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा होगी वहां पे ग्रामीण जनसंख्या भी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व है वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो WC बनर्जी। दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद भीमसेन बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है कि 2023 में TCS का CEO कौन था? आपका MTS का एग्जाम कौन करा रहा है? TCS करा रहा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो 2023 में इसका CEO कौन था? T वासन थे। उसके पहले कौन थे? राजेश गोपीनाथन थे। अगला प्रश्न है कि कैग का कार्य CAG, कैग मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह संघ और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद या राज्य संघ शासित प्रदेश जैसा भी मामला हो कि विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगला प्रश्न साइंस से है कि आवर्त के समूह 17 में कौन से तत्व हैं? तो हैलोजन तत्व हैं। हैलोजन कौन कौन से भैया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनिसिन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गोदावरी की सहायक नदी से संबंधित क्वेश्चन था, मतलब गोदावरी की सहायक नदी इसमें से कौन है या कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, ऐसा प्रश्न था। तो आपको मैं गोदावरी की सारी सहायक नदियों के नाम बता देता हूँ। बाएं तट की अगर बात करें तो पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी, ये बाएं तट की सहायक नदियां हैं। ठीक है, दाहिने तट की अगर बात करें तो नसरदी, प्रवर, सिंधफना, मंजीरा, मनेर और किन्नरश्नी, ये दाएं तट की सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर बात की जाए तो 37वां राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक विजेता कौन था? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो हुआ था ना वो गोवा में हुआ था 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र को 80 स्वर्ण, 69 रजत और 79 कांस्य सहित 228 पदक मिले थे। ठीक है, महाराष्ट्र टॉप पर था। दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर सबसे था सर्विसेज को 66 स्वर्ण, 27 सिल्वर और 33 कांस्य पदक मिले थे। इस तरह से 126 पदकों के साथ सर्विसेज जो है दूसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, सर्विसेज जो है तीनों सेनाओं को मिलाकर के सर्विसेज टीम बनती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि TH विनायक राव का संबंध किस वाद्य से है? तो इसका राइट आंसर है घाटम। नाम भी पूरा जान लीजिए, TH विनायक राव का पूरा नाम क्या है? धेदाकुटी हरियर विनायक राम, ये भी आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसकी रचना है? अरविंदो घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया और 1893 में प्रकाशित एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। यह प्रस्ताव संविधान के मूल सिद्धांतों का मार्गदर्शन करता था और बाद में राष्ट्रीय प्रस्तावना बना। अब बात करें इस प्रस्ताव में क्या बातें शामिल थी।
पहला, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाना चाहिए। दूसरा, भारतीय नागरिकों को न्याय, समानता और आज़ादी का आश्वासन दिया जाना चाहिए। तीसरा, अल्पसंख्यक समूहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। और लास्ट है, भारत को विश्व शांति और मानवता के कल्याण के लिए अपना योगदान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि 56वीं एशियाई विकास बैंक की वार्षिक बैठक में किसने हिस्सा लिया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हम्पी नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। हम्पी नृत्य महोत्सव कर्नाटक के हम्पी में आयोजित किया जाता है। हम्पी मध्य कर्नाटक में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। ठीक है। अगला प्रश्न पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित था। देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना 1 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग मुफ्त में प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रतिदिन 500 रुपये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है कि द हंग्री टाइड किसकी रचना है? अमिताव घोष इसका राइट आंसर है, अमिताव घोष। अगला प्रश्न है कि डोलू कुनीथा नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक इसका राइट आंसर है। 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो भारत, इंडिया इसका राइट आंसर है। ठीक है। यह आयोजन दिल्ली में 3 से 14 अक्टूबर 2010 के बीच में हुआ था। इस आयोजन को आधिकारिक तौर पर 19वां राष्ट्रमंडल खेल के नाम से जाना जाता है। यह पहली बार था जब भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। इस आयोजन में भारत ने 38 स्वर्ण, 27 सिल्वर और 36 कांस्य पदक जीता था। इस आयोजन का जो शुभंकर था उसका नाम था सेरा। अगला प्रश्न है, माई स्कूल माई प्राइड स्कीम किस राज्य ने शुरू किया? इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हिमाचल प्रदेश सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड पहल की शुरुआत की है, जिसमें व्यक्तियों और संगठनों से अपनी पसंद का स्कूल अपनाने का आग्रह किया गया है। माई स्कूल माई प्राइड ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। अगला प्रश्न है कि एसएससी अंडर 19 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात में 8 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हुई थी। इसमें एशियाई क्रिकेट परिषद के 5 पूर्ण सदस्य कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसके अलावा शीर्ष 3 रैंक वाली टीमें नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और जापान शामिल थी। इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने फाइनल में संयुक्त अरब अमीरात को 195 रन से हराकर अपना पहला खिताब जीता। भारत इस टूर्नामेंट में सबसे सफल टीम है और 8 बार इसका खिताब जीत चुका है। इस टूर्नामेंट का पहला संस्करण 1989 में बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। ठीक है। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? ये पूछा गया था। तो अनाहत सिंह एक स्क्वैश खिलाड़ी हैं, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं और एशियाई खेलों की दोहरी कांस्य पदक विजेता भी हैं। सितंबर 2024 तक की अगर बात करें तो अनाहत सिंह महिलाओं की विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर हैं। ये जो महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि अमृत और विष पुस्तक किसकी रचना है? अमृत और विष पुस्तक ये अमृतलाल नागर की रचना है। अमृतलाल नागर का एक उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए आपको 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि 1905 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की अगर बात करें, साइंस का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन घावों के भरने में सहायक होता है? विटामिन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। घाव भरने के सभी चरणों में विटामिन सी मदद करता है या कोलोजन बनाने में मदद करता है, जो घाव भरने के लिए जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि तनरस खां का संबंध किस घराने से है? तनरस खां का संबंध दिल्ली घराने से है। ठीक है। तनरस खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक भारतीय संगीतकार थे और वे जो अंतिम मुगल सम्राट थे ना, बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनके दरबारी संगीतकार और संगीत शिक्षक थे तनरस खान। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में स्तूप क्या है? इस टाइप से कोई क्वेश्चन आया था। ठीक है। या ऐसा कि बौद्ध धर्म के जो संत हैं या भगवान बुद्ध की अस्थियां जहां रखी गई उसको क्या कहते हैं? इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था शायद जो है, तो उसको स्तूप कहते हैं। स्तूप के बारे में आपको बता देता हूं मैं। स्तूप एक शानदार बौद्ध स्मारक होता है जिसका मुख्य कार्य अवशेषों और विभिन्न धार्मिक वस्तुओं को संरक्षित करना और विश्वासियों को ध्यान और प्रार्थना करने के लिए एक स्थान प्रदान करना होता है। स्तूप मतलब स्तूप में जो है, जो बौद्ध धर्म के जो संत होते हैं, ठीक है,
या भगवान बुद्ध की अस्थियां स्तूप में रखी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, काला घोड़ा कला महोत्सव एक वार्षिक उत्सव है जो कि 9 दिनों तक चलता है और हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को समाप्त होता है। अगला प्रश्न है कि सुवर्णश्री किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सुवर्णश्री है। इसकी जो लंबाई है वो है 518 किलोमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि शुंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? इसका जो राइट आंसर है वो है पाटलिपुत्र। शुंग साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो 185 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, शुंग वंश का जो शासन समय है वो 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक है। शुंग वंश के शासकों ने भारत को हूणों के आक्रमण से बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। शुंग वंश के बाद अगर बात की जाए किसका शासन आया तो कर्ण वंश का शासन आया। अगला प्रश्न पूछा गया कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। यह टेस्ट क्रिकेट की प्रमुख द्विपक्षीय ट्रॉफियों में से एक है। इस सीरीज का नाम ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और भारत के सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। ये दोनों ही पहले दो टेस्ट क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने कैरियर में 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए थे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत की अगर बात करें तो 1996 में इसकी शुरुआत हुई और भारत ने सीरीज में अब तक 18 मैच जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 6 मैच जीता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुचिपुड़ी नृत्य के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को बेस्ट कोरियोग्राफी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है संध्या राजू। फिल्म थी नाट्यम। ठीक है, नाट्यम फिल्म के लिए संध्या राजू को बेस्ट कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था उसमें यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, 2022 में कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो वो है पद्मजा रेड्डी। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर -1.602 गुणित घाते -19 कूलाम का आवेश होता है। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किसने की? तो 7 अप्रैल 2023 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के एक सीमा गांव किबुथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया। ठीक है, देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना इसको 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 4800 करोड़ रुपए का केंद्रीय योगदान शामिल था। इस केंद्रीय योगदान में विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी के लिए 2500 करोड़ रुपए के प्रावधान शामिल थे। ठीक है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सीमा की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। ठीक है, इस प्रोग्राम में मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सीमा पर जो स्थित गांव हैं उनके विकास के लिए बेहतर ढंग से कार्य करना, वहां पे बेहतर सड़कें, पेयजल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, 24 घंटे बिजली, मोबाइल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है, पर्यटन, ठीक है, ये सब स्वास्थ्य सुविधाएं, मतलब जो बुनियादी ढांचागत सुविधाएं जो है उनका विकास करना जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं जो 183 दिन काम करता है। मानक जनगणना परिभाषा के मुताबिक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो साल में 183 दिनों से कम काम करता है। अगला प्रश्न, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? 111वां स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फुगड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? फुगड़ी गोवा का लोक नृत्य है जिसे कोंकण की महिलाएं हिंदू धार्मिक आयोजनों जैसे गणेश चतुर्थी है, ढालो है आदि के दौरान करती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबर और महाराणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था उस युद्ध कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर, ठीक है, बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह मुगल सेनाओं के लिए निर्णायक जीत में समाप्त हुआ। मतलब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय हुई थी, बाबर की जीत हुई थी।
चलिए, जितने प्रश्न मिल पाए थे लगभग सारे प्रश्न आपको करा दिए मैंने। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे भाई जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।